हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। ये सेशन है हमारा 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज का। आज हम इकोनॉमिक्स के जो 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अपने एमसीक्यूज शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिए कि जो हमारा चैनल है पंजाब सक्सेस मंत्रा, उस पर आपके लिए बिल्कुल जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं और वीकली आ रहे हैं आपके पास डेली बेसिस पर, वो क्या है, करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आपके पास आती है सुबह 10:15 बजे। डेली करंट अफेयर्स इशू फॉर पीसीएस ये आपको मिलता है दोपहर को 12 बजे। डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, जैसे कि आज हमारा इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है, ये आपके पास आती है दोपहर को 2 बजे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास आते हैं दोपहर 3 बजे। पंजाब प्रिंसिपल रिवीजन क्लासेस रात को 8 बजे और मैराथन क्लासेस होती हैं शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे के बीच पर। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है पंजाब सक्सेस मंत्रा, उसको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट जो भी अपडेट्स हैं वो आपके पास आती रहेंगी। जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर पंजाब सक्सेस मंत्रा, उस पर आपको हमारे जो फ्री वीडियोस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमारे पेड इनिशिएटिव्स के बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, Which of the following functions are part of the RBI acting as banker to central government? पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, RBI maintains the account for the various central government funds like Consolidated Fund of India, Contingency Fund and Public Account of India. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है RBI act as advisor to government on monetary and banking related matters. थर्ड is RBI provides ways and means advances to the government. फोर्थ, RBI floats loans and manages them on behalf of government. ये 4 स्टेटमेंट है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 2 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। आप सभी जानते हैं कि RBI एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के अकाउंट जो है वो कौन मेंटेन करता है, RBI मेंटेन करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई जो है एडवाइजर की तरह काम करता है ऑन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैटर्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई प्रोवाइड्स वेज एंड मींस एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। वेज एंड मींस एडवांसेस का मतलब क्या है, जब अगर कभी भी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर और जो रिसीट्स होती हैं उसके बीच में अगर कोई टेम्परेरी शॉर्टफॉल होता है, कोई मिसमैच होता है, तो आरबीआई जो है वेज एंड मींस एडवांसेस देता है, यानी कि एडवांस में कुछ पैसा दे देगा अगर कुछ शॉर्टफॉल होता है, सो दैट वो अकाउंट जो है वो मेंटेन्ड रहे। तो हाँ, बिल्कुल आरबीआई प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को वेज एंड मींस एडवांसेस, ये बात भी बिल्कुल सही है। आरबीआई फ्लोट्स लोन्स एंड मैनेजेस देम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बात तो बिल्कुल सही है। आरबीआई ये काम करता है गवर्नमेंट के लिए। जब गवर्नमेंट को लोन लेना होता है तो गवर्नमेंट खुद जो है मार्केट में जाके लोन नहीं लेती, बल्कि उसके बिहाफ पर आरबीआई लोन लेता है, उस डेट को मैनेज करता है। जब आरबीआई ये डेट मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो आरबीआई बैंकर के तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि आरबीआई किस तरह काम कर रहा है, आरबीआई काम कर रहा है एज अ डेट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये फर्क है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि क्या आरबीआई जब ये काम करता है तो क्या वो एक बैंकर की तरह काम कर रहा है, नहीं। जब वो आरबीआई लोन्स को फ्लोट करता है और उनको मैनेज करता है, तब वो क्या काम कर रहा है, एक डेट मैनेजर की तरह काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट यहां गलत होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C 1 2 and 3 ओनली। When RBI floats or raises loans on behalf of government, then it is acting as a debt manager and not as a banker to the government. So statement 4 is incorrect. Second question, consider the following statements regarding payment banks. They can open demand and time deposit accounts both. They are set up as differentiated banks. They may act as business correspondents for other banks. They will provide payment or remittances services to migrant labor workforce and small businesses. ये statements दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने, 1 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 3 and 4 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। जो पेमेंट बैंक्स थे, दे वर एस्टेब्लिश्ड एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
नचिकेत मोरे कमेटी ने कहा था कि हमें कुछ डिफरेंशिएटेड बैंक्स की ज़रूरत है। ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं, ये कैसे अलग होते हैं शेड्यूल्ड हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक्स वो होते हैं जिनकी या तो ज्योग्राफिकल लोकेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन होगी, कहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं, सिर्फ रूरल एरियाज में एस्टेब्लिश होंगे या सिर्फ अर्बन एरियाज में एस्टेब्लिश होंगे। तो पहला जो कंडीशन हो सकता है वो उनकी ज्योग्राफी पर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है या फिर उनके ऑपरेशन पर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि वो किसको लोन दे सकते हैं, क्या काम वो कर सकते हैं, क्या काम वो नहीं कर सकते हैं। जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को तो पूरी छूट है, वो जैसा चाहें वो वैसे मैनेज कर सकते हैं। बट जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं उनके ऑपरेशंस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकती है कि वो किसको कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं उसमें आइदर ऑफ 1 और 2 होता है, या तो उनकी ज्योग्राफी पर रेस्ट्रिक्शन होता है या फिर उनके ऑपरेशन पर रेस्ट्रिक्शन होता है। तो नचिकेत मोरे कमेटी ने कहा था कि हमें डिफरेंशिएटेड बैंक्स की जरूरत है। तो उन्होंने 2 डिफरेंशिएटेड बैंक्स सजेस्ट किए थे, एक था पेमेंट बैंक्स और दूसरा था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब पेमेंट बैंक्स क्यों एस्टेब्लिश किए गए, क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। चाहे वो पेमेंट बैंक्स हो चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो अंडर सर्व्ड या अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उस तक किस तरह से आप फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएं, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पेमेंट बैंक्स का मकसद ये था कि जैसे शहरों में हमारे माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे कहना चाहिए हॉकर्स होते हैं जिनका कोई अकाउंट नहीं होता है। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिनको अकाउंट खोलते ही नहीं है, जिनका कहते हैं ये क्या कस्टमर्स है, क्या डिपॉजिट करेंगे, क्या लोन लेंगे, इनको लोन तो कभी दे नहीं पाएंगे, हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो उनका अकाउंट नहीं खोलते। तो ऐसे लोगों को मान लीजिए कोई लेबरर है, वो काम कर रहा है मुंबई में, मुंबई से उसको मान लीजिए जो है चंडीगढ़ में या अपने पंजाब के किसी गांव में उसको पैसा भेजना है, तो वो कैसे भेजे बेचारा, है ना? किसी के हाथ में दे देगा कि भाई मेरा प्लीज़ जरा पैसा, तुम जा रहे हो गांव तो पहुंचा देना, पता चला वो आदमी ने अपने पास रख लिया। तो रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, उनका पैसा सेफ रहे, तो वो डिपॉजिट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं इन पेमेंट बैंक के साथ। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, है ना, कि बेसिक सेविंग डिपॉजिट वो खुलवा पाएँ, उनको एटीएम कार्ड इशू हो सके, ये रेमिटेंसेस सर्विसेज उनको मिल सके, ये मकसद था, है ना, माइग्रेंट लेबर्स को। इसी तरह जो हॉकर्स हैं, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो उनके अकाउंट खुल सके, उनकी सेविंग डिपॉजिट हो सके, उनको किसी को पैसा देना है, लेना है, तो वो सेटलमेंट हो सके। तो उसके लिए पेमेंट बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया। तो पेमेंट बैंक्स आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, बिल्कुल सही बात है। आपका जो स्टेटमेंट 4 है वो हमने डिस्कस किया है, ये भी बिल्कुल सही है। दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोथ, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वो डिमांड डिपॉजिट तो ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आप ऑन डिमांड वापस ले सके, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, तो उनको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। आप कभी भी जाइए बैंक से बोलिए मेरा पैसा मुझे वापस करिए, तो बैंक को आपको पैसा आपकी डिमांड पर वापस करना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं कि उसमें एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, जैसे कि आपकी एफडी होती है जिसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है ना कि 1 साल से पहले नहीं निकाल सकते, 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते, निकालते हैं तो पेनल्टी लगती है, उनको कहते हैं टाइम डिपॉजिट्स। तो जो पेमेंट बैंक्स हैं वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो आपका अगर देखिए प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आए तो मान लीजिए आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता, आपको पहले स्टेटमेंट के बारे में पता है, तो आप इसी से एलिमिनेशन की टेक्निक से जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आपको पता है 1 तो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए भी चला गया, बी भी चला गया और डी भी चला गया, बचा कौन सा, सी। आपको नहीं भी पता है बाकी तीनों के बारे में, तो भी आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क कर सकते हैं। अब बता देता हूं कि दे में एक्ट एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स फॉर अदर बैंक्स, बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी ने बैंक एसबीआई का एक ब्रांच है चंडीगढ़ में, ठीक है,
और वो अपने पंजाब के किसी गांव में जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है एसबीआई कि यार ब्रांच खोलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और इतना प्रॉफिट हम कमा नहीं पाएंगे, तो वो ब्रांच नहीं खोलता है। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वहाँ कोई पेमेंट बैंक है तो उस पेमेंट बैंक को अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंट बना लेगा। यानी कि जो पेमेंट बैंक है ये क्या काम करेगा, जो एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स हैं उस गांव के, वो जो है इस पेमेंट बैंक के थ्रू अपना सारा ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। ये होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट नेटवर्क। तो वो दूसरे बैंक्स के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, इसके बदले में उनको कुछ कमीशन जो है वो बैंक से मिल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। ऑब्जेक्टिव क्या था पेमेंट बैंक्स को एस्टेब्लिश करने का, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट रेमिटेंसेस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर फोर्स, लो इनकम हाउसहोल्ड्स, small businesses, other unorganized sector entities. The following will be the scope of activities for payment banks. They can accept demand deposits up to rupees 2 lakh but no time deposit. डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं लेकिन 2 लाख तक के। कोई लैंडिंग नहीं कर सकते, किसी तरह का लोन नहीं दे सकते हैं, किसी तरह का क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। पेमेंट एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की तरह काम कर सकते हैं दूसरे बैंक्स के लिए। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब वो बेच सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural areas. Select the correct answer. 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. क्या आंसर इसका होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बता दिया कि नचिकेत मोरे कमेटी ने जो है डिफरेंशिएटेड बैंक्स की रिकमेंडेशन की थी और उसमें जो दूसरा बैंक था वो था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इसका भी पर्पस क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन है जिसके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंची है या फिर पूरे तरीके से नहीं पहुंची है, उन तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाना। तो ऑब्वियसली टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स ये तो होगा ही, और मार्जिनल फार्मर्स भी होगा, क्योंकि यही तो वो सेक्शन है जिनको आसानी से क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, जिनको आसानी से बैंक्स जो हैं वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं क्रेडिट की, करंट अकाउंट की। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, वो एनकरेज करेगा, बट ये जो कंडीशन है पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज ये नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर ज्योग्राफिकल लोकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो रूरल एरियाज में ही सपोर्ट करेंगे। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, पार्शियली करेक्ट है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज में। तो जो ऑप्शन 3 है दैट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 3 अगर इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन भी आपका गया, सॉरी, आपका ये ऑप्शन भी चला गया और आपका ये ऑप्शन भी चला गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आप देखिए कि किस तरह से एलिमिनेशन की टेक्निक से पार्शियल इंफॉर्मेशन के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The objective of setting up of small finance banks are to promote financial inclusion, जैसे मैंने बताया, by provision of saving accounts, खुल जाए उनके, क्रेडिट मिल जाए किसको, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं, अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज। कंडीशन क्या है कि उनको 75% जो लोन्स है अपने वो किसको देने पड़ेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है, आरबीआई ने कुछ सेक्टर्स को डिफाइन कर रखा है एज प्रायोरिटी सेक्टर। ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी बैंक्स हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हो, उनको कंसेशनल लोन्स जो है वो इन प्रायोरिटी सेक्टर को देने होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आता है, जैसे कि आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एमएसएमईज हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर में जो एंटिटीज काम कर रही हैं, हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब क्या है आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। एंड 50% ऑफ देयर लोन पोर्टफोलियो शैल कॉन्स्टिट्यूट लोन्स अप टू
₹25 लाख, यानी कि वो जितने भी लोन देंगे उसमें मेजॉरिटी लोन्स क्या होने चाहिए, छोटे अमाउंट के होने चाहिए, 25 लाख से कम के होने चाहिए। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज मैंने बता ही दिया, उनको क्या करना है, उनको सेविंग अकाउंट्स खोलने हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज देनी है इन स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, MSMEs को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। दे विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड SLR, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी वो मेंटेन करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नॉट पर्टिकुलरली फॉर रूरल एरिया, जैसे मैंने बताया कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर कोई कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज हर जगह ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में जानकारी थी। पेमेंट बैंक्स जैसे कोई लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये सारे काम कर सकता है, ये लेंडिंग भी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है, टाइम डिपॉजिट भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुद्रा बैंक। मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, ये है मुद्रा बैंक। It provides direct lending to small entrepreneurs. Mudra loans is available to small and marginal farmers. Mudra loan is available for manufacturing, trading and service activities. Select the correct answer. Option क्या है, 1 only, B 2 and 3 only, C 3 only या D 1 and 3 only. तो मुद्रा इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। रीफाइनेंसिंग है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट लैंडिंग तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये रीफाइनेंस कर रहा है ना। जो एजेंसीज लोन प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को, जैसे हमारे बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, NB नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको रीफाइनेंस करता है। अगर जो उनको लोन दिए गए हैं तो डायरेक्ट लैंडिंग तो नहीं करेंगे, है ना, तो रीफाइनेंस करते हैं जो भी एजेंसीज लोन देती हैं। अगर उनका लोन मान लीजिए NPA हो जाता है ना, लोन वापस नहीं आता है, तो उनको रीफाइनेंस करती है। तो उससे क्या होता है कि उनको एक गारंटी मिल गई, जो भी एजेंसीज लोन प्रोवाइड करती है उनको गारंटी मिल गई कि चलो यार, अगर हमने इन सेक्टर्स को, MSME को या किसी को लोन दिया है, अगर कल के दिन को वो नहीं भी आएगा तो हमें अपना पैसा रीफाइनेंस के थ्रू मुद्रा बैंक से मिल जाएगा। मुद्रा लोन इज अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये अब देखने की बात है। आपका पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता और आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। ये पर्टिकुलरली बनाई हमारे MSME सेक्टर के लिए गया है। का जो आंसर है वो है C3 ओनली। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको रीफाइनेंस नहीं करता है। मुद्रा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीफाइनेंसिंग ऑफ ऑल लास्ट माइल फाइनेंसर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि NBFCs हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इनको रीफाइनेंस करता है। और जो एंटिटीज लोन दे रही है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज, उन्हीं को रीफाइनेंस करेगा। एग्रीकल्चर इसमें नहीं है। Question 5, which of the following statements are true regarding angel investors? Angel investors generally invest their own money. They invest in small startups and entrepreneurs. They provide more favorable terms and conditions as compared to other lenders. Angel investment is regulated by SEBI. Correct answer code क्या हो सकते हैं, 1 and 2, 3 only, 2 and 3 only या D all of the above। एंजल इन्वेस्टर, एंजल का मतलब क्या होता है, फरिश्ता। जो इन्वेस्टर्स फरिश्ता बन के आए, तो ऐसे कौन होते हैं, जब कोई अपना नया बिजनेस चालू कर रहा होता है, अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा होता है, तब अगर मान लीजिए जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, आपके पास पैसे की कमी होती है, आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि आप अपने बिजनेस को जो है कमर्शियल स्केल पर लेकर जा सके, तो उस वक्त जो आपके स्टार्टअप में, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये जनरली किसमें इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में, और जो स्मॉल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं।
है ना, जे जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी, बिल्कुल सही बात है। एंजल इन्वेस्टर्स अपना ही पैसा जो है आपके बिजनेस में लगाते हैं। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, यस, क्योंकि ये ऐसे टाइम पर आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब आपका बिजनेस ना तो कोई रेवेन्यू अर्न कर रहा होता है, ना प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं इसको बड़ा बनाऊं, कमर्शियल स्केल पर जो है अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकूं। तो उस वक्त ये प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं कि आपके बिजनेस को कैसे वाइबल बनाया जाए, आपके बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, सो दैट लॉन्ग टर्म में आपको भी फायदा हो और जो इन्वेस्टर है उसको भी फायदा हो। तो ये ज्यादा फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेबी जो है एंजल इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी above. Angel investor is a person who invests in highly risky companies, typically before those companies have any revenue or profits. They are often among an entrepreneur's family and friends and invest in small startups and entrepreneurs. Angel investors provide more favorable terms compared to other lenders. बिल्कुल सही बात है। Angel investors are focused on helping startups take their first steps rather than the possible profit they may get from the business. जैसे मैंने आपको बताया, एंजल इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। स्टेटमेंट्स क्या हैं? ETFs आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे। बिल्कुल सही बात है। ETFs कैन बी यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। ETFs offers the benefit of diversification of risk. Select the correct answer using the quotes given below. 1 only, 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above. अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? ये समझ लीजिए कि आप एक तरह से मिक्सचर हैं म्यूचुअल फंड और जो आपके स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं उसका एक मिक्सचर है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसको पूल किया जाता है और उसको एक फंड के तौर पर बना लिया जाता है और उस फंड को फिर इन्वेस्ट किया जाता है कंपनीज के शेयर्स में। तो आप क्या करते हो? इसका मतलब क्या हो कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में लगाया और म्यूचुअल फंड आगे आपका पैसा लगाता है कंपनीज के शेयर में, तो वहां पर आप इनडायरेक्टली शेयर खरीद रहे हो, है ना। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक बार फंड जैसे एस्टेब्लिश हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा कभी भी लगाया जा सकता है। जब उस दिन का जो ट्रेड है वो खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए आज थर्सडे, तो थर्सडे का जब ट्रेड खत्म हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके बाद ही आप जो है वो पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। उसी के बाद आपकी ट्रांजैक्शन होगी। ये होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, आप उनको कभी भी खरीद लीजिए, कभी भी बेच दीजिए, है ना। तो वो होता है स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट। आप डायरेक्टली खरीदते हो और कभी भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है कि एक फंड बनाया गया, उस फंड को क्या करते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देते हैं और लिस्ट करने के बाद जैसे नॉर्मल शेयर्स आप खरीदते बेचते हैं, इसी तरह आप उस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के शेयर्स को दिन में कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो यहां पर आपको एक म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी मिलता है और जो शेयर मार्केट पे स्टॉक्स होते हैं उनका भी बेनिफिट मिलता है कि आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट के व्हीकल के तौर पे भी हो सकता है? बिल्कुल। सरकार ने भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निकाला था डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। इट ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि फंड में क्या होता है, फंड जो है एक कंपनी में पैसा नहीं लगाता है, डाइवर्स कंपनीज में पैसा लगाता है, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाता है। तो जो आपका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी? ऑप्शन है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, बी वोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स, थर्ड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली, D ऑल ऑफ द अबव। मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस को आप क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो भी लाइबिलिटी है RBI की वो क्या कहलाएगा?
वो कहलाएगा मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करेंसी नोट्स या कॉइन्स किसके पास हैं, बैंक्स के पास हैं, पब्लिक के पास हैं, कहां पर हैं, बट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स क्या है, लाइबिलिटी हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की जो भी लाइबिलिटी है वो क्या कहलाएगी, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास हैं बिल्कुल वो आरबीआई की लाइबिलिटी है। जो वोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के लॉकर्स में पैसा रखा हुआ है वो भी है, बिल्कुल वो आरबीआई की लाइबिलिटी, आरबीआई ने उसको इश्यू किया है। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, जैसे आप अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाता है कि वो आपको वापस करे जब आप डिमांड करें। इसी तरह जब कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो वो आरबीआई की लाइबिलिटी होती है। तो ये तीनों ही क्या है, ये आरबीआई की लाइबिलिटी है। अगर आरबीआई की लाइबिलिटी है तो दे आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मॉनेटरी बेस इज द लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। जो मैंने सबसे शुरू में कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा बैंक के पास है, पब्लिक के पास है या किसके पास है। ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय आरबीआई डज नॉट मैटर हु इज हैंडलिंग इट, इज ऑलवेज द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। So monetary base is equal to currency held by the public plus currency held by the bank plus deposit of banks with the RBI. 8th question क्या कह रहा है, consider the following statements regarding monetary policy framework that exist between government and the RBI. Statements क्या है, the primary objective of monetary policy is price stability. There is a flexible target for inflation. Monetary policy framework is operated by RBI. If RBI fails to achieve the target, it needs to submit report to the government stating reasons of failure. Options क्या दिए गए हैं, 1 and 2 only, B 3 only, C 1, 2 and 4 only या D all of the above. अब 2015 में गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ जिसको नाम दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। आरबीआई जो है अब अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसका एक फ्रेमवर्क बनाया गया। उसमें क्या कहा गया है कि आरबीआई किसको टारगेट करेगा जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, इन्फ्लेशन को, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी को टारगेट करने की कोशिश करेगा, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ इन माइंड। यानी कि आरबीआई को दो काम एक साथ करने हैं कि वो ये भी देखे कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल में रहे, प्राइस स्टेबलाइज रहे और साथ ही साथ जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंपेरेटिव्स हैं वो भी जो है वो कायम रहे, लोन लेना इतना महंगा ना हो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो किस पे बेस्ड है, इन्फ्लेशन के ऊपर। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसका एंकर क्या है, एंकर है इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी। एक फ्लेक्सिबल टारगेट दिया गया है कि आपको इन्फ्लेशन जो है 4% ±2% रखना है, यानी कि आपको इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बैंड के बीच में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, ऑब्वियस ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर आरबीआई फेल होता है इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखने में तो आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके चारों ही स्टेटमेंट्स ये करेक्ट हैं। The objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. It is operated by RBI. The inflation target कितना है, 4% ±2%। कौन डिसाइड करता है ये इन्फ्लेशन का टारगेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, और ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। द इन्फ्लेशन के लिए कौन सा इंडेक्स यूज कर रहे हैं, सीपीआई कंबाइंड। अगर आरबीआई फेल होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर. इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या D नाइदर 1 नॉर 2. अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया, इसको ऑपरेट करने के लिए आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई. इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं
जिनकी संख्या 3 होती है जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और कुछ मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, ये भी 3 होते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर जो है इसका चेयरपर्सन होता है, और जो डेप्यूटी गवर्नर होता है जो हैंडल करता है मॉनेटरी पॉलिसी मैटर्स को, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं, और कास्टिंग वोट दिया गया है आरबीआई गवर्नर को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको ऑपरेट करना। और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है? सिर्फ रेपो रेट को डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करना है। सीआरआर, एसएलआर या इवन जो आपका रिवर्स रेपो रेट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड नहीं करती, ये आरबीआई का प्रेरोगेटिव है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ रेपो रेट जो है रिकमेंड करेगी तो वो आरबीआई को मानना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है B2 ओनली। MPC has the authority to decide only the repo rate and not the CRR and SLR or even the reverse repo rate. Its decision of repo rate is binding on RBI. जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है? If the US central bank raises their interest rate, then it may lead to which of the following in the Indian economy? Rupee depreciation, rupee appreciation, investors moving to India, या डी इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। अब यूएस से मान लीजिए अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, यूएस से एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इन्वेस्टर जब आता है इंडिया तो वो इसलिए आता है क्योंकि इंडिया और यूएसए के जो इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार इंडिया में भले ही थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। लेकिन जब यूएसए ने मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा? जो डिफरेंस है, जो डिफरेंशियल है इंटरेस्ट रेट्स में, वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए यूएसए में इंटरेस्ट रेट 5% है, 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और इंडिया में 8% है, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना बचा? 3% का। और पहले मान लीजिए यूएसए में इंटरेस्ट रेट था सिर्फ 3%, इंडिया में 8% था, तो तब 5% का डिफरेंस था, तो काफ़ी ज़्यादा था। लोग सोचते थे चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, रिस्क थोड़ा बहुत ले लेते हैं। लेकिन जब ये डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल कम हो जाएगा तो लोग सोचेंगे क्यों रिस्क ले, यूएसए में भी तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो वो क्या करेंगे? अपना पैसा इंडिया से निकालने लग जाएंगे, जो डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उनको निकालने लग जाएंगे और यूएसए में जाके इन्वेस्ट करेंगे। जब वो अपना पैसा निकालेंगे, डॉलर्स निकालेंगे, तो क्या होगा? डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर्स की आपकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा? आपका जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो रुपी डेप्रिशिएट होगा, एप्रिसिएशन का तो कोई चांसेस नहीं है, इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं, आपका मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लोग पैसा आपकी इकोनॉमी से निकाल करके ले जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ए। When the US Federal Bank increases interest rate, then foreign investors sell their investment in India and move to US. In the process, they convert rupee into dollars in the foreign exchange market, and the demand for dollars increases and rupee depreciates. Money supply in Indian economy will decrease in this case because foreign investors are selling their investment and taking money out of India. तो ये आज के हमारे 10 MCQ थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 10 मोस्ट प्रोबेबल MCQs हम आपके साथ लेकर के आएंगे।